टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इससे पहले भी आप जानते ही हो कि मेटल्स के केस में कि अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं व्हेन टेम्परेचर इज राइज्ड its electric resistance also increases। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझने के लिए देखो, इससे पहले वाले टर्म्स पे मैंने आर का एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, वो है आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये से पहले हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे, और फिर जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, तो वहां पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा था। ठीक है, यहां देखिए होगा क्या। यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो टाउ है वो डिनोमिनेटर में है। इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मैं यहां लिख दू रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम ये होता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव collisions of the electron is called the relaxation time। तो अगर आप किसी भी मेटल का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो इसके रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, टाउ इक्वल टू होगा, मैं यहां पे बता रहा हूं, टाउ इक्वल टू टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया आपका मीन पाथ, और ये स्पीड हो गए वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस स्पीड लिया मैंने। ठीक है, आपको मालूम है कि जो वी आरएमएस होता है, ये मैं यहीं पर आगे लिख रहा हूं, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या सेंस बनता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वी आर एम एस क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, तो वी आर एम एस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वी आर एम एस इंक्रीज हुआ तो देखिए इस फॉर्मूले से कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो इस फॉर्मूले में देखिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट यहां से यहां तक की बात देखो तो आप ये बोल सकते हो कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज नॉट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि जो है टेम्परेचर दुगना हुआ तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये मतलब। ठीक, चलिए, तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी बता देता हूं कि किस तरीके से ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यही बता दें, चलिए।
let R naught be the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, then resistance at T डिग्री सेल्सियस is given by RT equal to R naught 1 plus अल्फा टी। आप सोचोगे अल्फा क्या है? क्या आपको ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जो क्लास लोअर क्लासेस में मींस 9th 10th या 11th में भी है ये। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही था ना, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे अल्फा को हम लोग क्या बोलते थे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लेंथ बोलते थे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहां पे जो अल्फा है, वेयर अल्फा is called temperature coefficient of resistance। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से लिख देता हूं, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इस अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? अल्फा इक्वल टू, यहीं से कैलकुलेट करके निकालेंगे आप। ठीक है, क्या आ जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगा, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये तो इससे बन ही जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला कोई भी याद रख लीजिए, वही आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। अभी तक क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स था, अब है रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। एलॉयज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखा जाए। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं फॉर द रेसिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ रहे हैं ना, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
ये नाइक्रोम के लिए मैंने ड्रॉ किया है, मतलब करने जा रहा हूं। ये रहा, यहाँ पे रेसिस्टिविटी है और यहाँ पर है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, नाइक्रोम के लिए है। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज और ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए जो रेसिस्टिविटी पर जो इफेक्ट होगा वही रेजिस्टेंस पर भी होगा, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय also increases with rise in temperature। ठीक है, आपको दिख भी रहा है ग्राफ में इंक्रीज होता हुआ, बट दिस इंक्रीज इज वेरी स्मॉल। आपको स्लोप देखिए कितना कम है इसका स्लोप, ये कंडक्टर का स्लोप होता तो ज्यादा होता, बट दिस इंक्रीज is much smaller as compared to metals। प्योर मेटल्स, ठीक है। मतलब एलॉय का भी जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन जो है ये इसमें जो इंक्रीमेंट होता है काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू द मेटल्स। ठीक, 0 केल्विन पे जो रेसिस्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं आर नॉट। वैसे 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन इसको यहाँ पे से टच कराया गया है, तो जहां पे कट करेगा वहां पे आर नॉट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और आर नॉट को बोलते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या इस बात को, लाइए लिख ही देते हैं। आर नॉट मीन्स द रेसिस्टिविटी एट द 0 केल्विन is called the residual resistivity। ठीक है, रेसिडुअल रेसिस्टिविटी मतलब बचा हुआ रेसिस्टिविटी एट 0 केल्विन। 0 केल्विन वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, इसके बारे में देखा जाए। देखिए मैं रेसिस्टिविटी के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो जो हमारा जो भी मटेरियल है उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए रेसिस्टिविटी जो है वो मोर फंडामेंटल हो जाएगी रेजिस्टेंस से, इसलिए हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जब भी आपके दिमाग में आए तुरंत आप 2 सेमीकंडक्टर दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इनफैक्ट कार्बन भी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर तो समझ में आ रहा है ना, जिसकी कंडक्टिविटी जो है
इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इन शॉर्ट ये कहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करने वाला ये कहलाएगा सेमी कंडक्टर। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ से ना आप सारा नेचर समझ सकते हो तुरंत। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ड्रॉ करूंगा। ये रेसिस्टिविटी हो गई और ये टेम्परेचर हो गया। ठीक, ऐसे ये ग्राफ होगा। ठीक, फॉर जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में क्या है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अपोजिट बिहेवियर, द रेसिस्टिविटी ऑफ, अभी तक सबका इंक्रीज कर रहा था ना, सेमीकंडक्टर decreases rapidly with rise in temperature। काफी तेजी से कम होता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो गया, इसका रेसिस्टिविटी कम क्यों होने लगा। क्योंकि देखिए R इक्वल टू क्या होता है, ml n e² τ a, और ये भी आप R/A/L कर लीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, m n e² τ, और इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं ना। देखिए टेम्परेचर, जब आप लास्ट यूनिट है हमारे सेमीकंडक्टर का, तो लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां लोग समझ में आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लोग पढ़ेंगे और होल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज कैरियर। ठीक है, तो हम लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है n, जिसको हम लोग ने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाया, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ साथ रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अब एक और अच्छा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और हम लोग फटाक से देख लेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर है क्या, पहले समझिए कार्बन रजिस्टर क्या है। तो होता क्या है सर्किट में, अगर आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत से बच्चे देखे भी होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ।
एक इस तरीके से ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा, चावल के दाने के बराबर, ठीक है। इससे सर्कुलर सिलिंड्रिकल कुछ लगा होता है, मैं बता रहा हूं अच्छे से। ऐसे दो टर्मिनल्स भी होते हैं उसके, ठीक है। और इस पे ऐसे कलरिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि पहला किसी भी कलर का मान सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला रेड मान लिया, ऐसे कलर की, ये कलरफुल जो है इसके ऊपर पट्टियां बनी होती हैं। दूसरा मान लीजिए मैंने ग्रीन मान लिया, ठीक है, ऐसे। तीसरा किस कलर का मान लें, कोई सुंदर सा कलर बता दीजिए। ऑरेंज मान लें, चलिए ऑरेंज मान लेते हैं, ठीक। ये जो पट्टियां होती हैं, इन्हीं के हेल्प से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाई जाती है कि कितनी है, ठीक। ये पट्टियां लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। राइट हैंड साइड में एक और पट्टी होती है, बैंड बोलते हैं इसको। अब मैं सब सारी चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए पहले तो हम लोग समझा जाए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 बैंड्स होती हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक बैंड होता है, ठीक। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बैंड्स होती हैं, इनके हेल्प से हम बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में जो होता है, वो टॉलरेंस को बताता है कि कितना टॉलरेट कर सकता है, ठीक। मैं इस बैंड का नाम देता हूं ए बी सी, और ये हो गया डी। ये जो डी बैंड है, ये हमारा टॉलरेंस को बताता है, और ये 3 कलर का पॉसिबल है, ठीक है। एक गोल्ड, गोल्ड का होगा तो 5% का टॉलरेंस होगा। सिल्वर, अगर सिल्वर का होगा तो 10% का टॉलरेंस होगा। और अगर नो कलर, वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो 20% का टॉलरेंस रखेगा। नो कलर मतलब ये पट्टी होगी ही नहीं, कोई कलर नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 20% का टॉलरेंस होगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए ये जो कलर्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कुछ कोडिंग्स होती हैं। जैसे रेड कलर की कोई नंबरिंग होगी, ग्रीन की कोई नंबरिंग होगी, ऐसे करके, ठीक है। वो नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूं। नंबरिंग इस तरीके से होती है, आप इस चीज को याद करो मेरे साथ साथ, ठीक है। मेरे साथ साथ इसको याद करो, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। बी बी बीबी, रॉय ROY, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे, गेट वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इस पैटर्न को याद करो। बीबी रॉय, 2-3 मिनट का और टाइम लूंगा आपको। ये बीबी रॉय, ये किसी का नाम है। ग्रेट ब्रिटेन,
ग्रेट ब्रिटेन, visited गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद हो जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप इसे करस्पॉन्डिंग पैटर्न को बड़े आसानी से याद कर लेंगे। जैसे पहला बी जो है वो ब्लैक के लिए है, ठीक है, पहला जो बी स्टैंड कर रहा है वो ब्लैक के लिए, ब्लैक, और इसकी कोडिंग होगी 1। दूसरा है वो है ब्राउन के लिए, इसकी सॉरी इसकी ब्लैक की कोडिंग होती है 0, 0। ब्राउन की हो जाएगी 1। R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, अगेन B आया, B फॉर ब्लू, V फॉर वॉयलेट, फिर दूसरा जो G है इसका होता है ग्रे, एंड W फॉर व्हाइट, ठीक। इसकी कोडिंग हो जाएगी 3, इसकी कोडिंग हो जाएगी 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? बीच में मैंने 2 छोड़ दिया, सॉरी। क्या यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी कोडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे। R इक्वल टू A B इंटू 10 टू द पावर C ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ए बी इंटू 10 टू द पावर C ओम, ठीक है। जैसे एक मैं करके बता रहा हूं आपको, हो जाएगा। यहां देखिए ए किस कलर का है? रेड, रेड की कोडिंग कितनी है? 2। बी किस कलर का है? ग्रीन, ग्रीन की कोडिंग कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर सी, सी ऑरेंज है, ऑरेंज की कोडिंग कितनी है? 3। तो इतने ओम का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर इसकी जो कोडिंग है वो है सिल्वर कलर की, डी वाला जो है मान लीजिए कि सिल्वर बैंड है, तो अगर डी वाला सिल्वर बैंड है, ठीक है, इफ डी इज सिल्वर, ठीक है, उस केस में सब कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। टॉलरेंस के साथ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक।